तो इस वीडियो में हम बात करेंगे AIBE के प्रीवियस ईयर पेपर की। तो AIBE के प्रीवियस ईयर पेपर को हम लोग आज इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने है, देख सकते हैं। द केस ऑफ मोहम्मद अलहाद खान वर्सेस मोहम्मद इस्माइल खान इज रिलेटेड टू, यानी कि मोहम्मद अलहादाद खान बनाम इस्माइल खान का मामला निम्न से संबंधित है। तो इसमें जो ऑप्शन डी होगा, एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी, ये करेक्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपसे AIB में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस बात को देखते चलेंगे कि जो पेपर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस तरीके के होते हैं। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 में एक मुस्लिम पति द्वारा 3 तलाक की घोषणा को असंवैधानिक कहा था? तो यहाँ पे ऑप्शन देख लिए, ए लिखा हुआ है सायरा बानो वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, और दूसरा है शासनीम आरा वर्सेज स्टेट ऑफ UP। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है आपका, ये करेक्ट होगा, यानी कि सायरा बानो वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने 3 तलाक की घोषणा को असंवैधानिक कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि आग्नेयशास्त्रों के साथ कुछ आदमी रखता है। एक इमारत के आउटलेट पर आग्नेयशास्त्रों के साथ कुछ आदमी रखता है और जेट को बताता है कि वे जेट पर फायर करेंगे अगर जेट इमारत को छोड़ने का प्रयास करता है। तो ए क्या कर रहा है? तो ए के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ए कर क्या रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ऑप्शन ए है रॉन्गफुली रिस्ट्रेंस, यानी गलत तरीके से जेड को रोक रहा है। दूसरा ऑप्शन है कि गलत तरीके से जेड को कैद कर रहा है। और तीसरा ऑप्शन है बोथ, A एंड B। और चौथा यानी डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका ऑप्शन डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं, वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कि जेड की सहमति के बिना जेड पर एक कुत्ते को कूदने के लिए उकसाता है। यदि ए का इरादा जेड को चोट पहुंचाना, डराना या खिजाना है तो ऑप्शन देखिए, ए है ए जेड पर बल का उपयोग करता है। ऑप्शन बी है ए जेड पर हमला करता है। ऑप्शन सी है ए जेड पर आपराधिक बल का उपयोग करता है। और ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है, ए जेड पर आपराधिक बल का प्रयोग करता है, ये करेक्ट है। चलिए पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, ए अपने मवेशियों को जेड के खेतों में यह जानकर प्रवेश करवाता है कि वह उसकी फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ए ने क्या किया है? तो ऑप्शन ए है मिसचीफ यानी शरारत, बी है क्रिमिनल ट्रेसपासिंग, और सी है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, और डी है एक्सटॉर्शन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है मिसचीफ यानी शरारत, ये करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसको देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्टली मेथड, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही तरीका है? तो ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए। भारत में केवल प्रॉमिसी के अनुसार विचार का पालन करना चाहिए। बी है भारत में केवल प्रॉमिसर और प्रॉमिसी के अनुसार विचार का पालन करना चाहिए। सी है भारत में केवल प्रॉमिसर और किसी अन्य व्यक्ति के अनुसार विचार का पालन करना चाहिए। और डी है भारत में केवल प्रॉमिसी और किसी अन्य व्यक्ति के अनुसार विचार का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
एसर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन है। तनख्वाह के संपार्श्विक लेन देन वैध है, कथन ए है। और इसका रीजन दिया है कि भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 30 के तहत केवल तनख्वाह के समझौते को रद्द घोषित किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी होगा, ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही एक्सप्लेनेशन है, स्पष्टीकरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन यहाँ पे, द टर्म होल्डर इंक्लूड, तो ऑप्शन ए है द पेई, द बियरर, द इंडोर्स्ड और ऑल ऑफ द एबव। तो ऑप्शन यहाँ पे जो डी होगा, टर्म होल्डर में शामिल है, यानी ये सभी शामिल होते हैं, प्राप्तकर्ता, वाहक, समर्थित, ये सभी शामिल होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, रूल ऑफ लॉ मीन्स, यानी रूल ऑफ लॉ का अर्थ है। तो ऑप्शन देखिए, कानून के समक्ष समानता, ए है, कानून की समक्ष सर्वोच्चता, बी, कानूनी भावना की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो डी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे हम लोग देखते हैं, रिट ऑफ क्यू वारंटों का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन देखिए, ए है ड्यूटी करने के लिए पब्लिक अथॉरिटी को मजबूर करना, बी है गैर कानूनी कार्य से पब्लिक अथॉरिटी को प्रतिबंधित करना, और सी है किसी सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से रहने वाले को हटाना। तो ऑप्शन यहाँ पे जो सी होगा ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति का चरित्र निम्नलिखित मामलों में प्रासंगिक नहीं है। तो ऑप्शन ए है आपराधिक मामलों में किसी अभियुक्त का पिछला अच्छा प्रमाणित चरित्र, और बी है आपराधिक मामलों में अच्छे चरित्र के मुकाबले में पिछला खराब प्रमाणित चरित्र, सी है सिविल मामलों में लगाया गया लांछित आचरण प्रमाणित होने वाला चरित्र, और डी है चरित्र ने नागरिक मामलों में क्षति की मात्रा को प्रभावित किया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। यहाँ पे जो टिक का निशान है ये पहले से ही करेक्ट आंसर को दर्शित कर रहा है। यहाँ पे 12वां क्वेश्चन देख लीजिए। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिक प्राथमिक प्रमाण है। तो ऑप्शन ए है न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए गए दस्तावेज, बी है मूल से बनाई गई प्रतियां, सी है दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां, और डी है दस्तावेज की फोटोस्टेट प्रतियां। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के मामले के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। तो आर्टिकल 249, 250, 252, 253। तो जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे जो ऑप्शन ए होगा आर्टिकल 249 ये करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 14वां, निम्नलिखित में से किस मामले में अदालत ने निर्धारित किया कि जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और बहुत पुराना क्वेश्चन है, हर कोई जानता है। स्टेट वर्सेस संजय कुमार भाटिया। दूसरा ऑप्शन है श्रीमती ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, और सी है आर वर्सेज हॉलीडे, और डी है पी रथिनाम वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन जो यहाँ पे बी है करेक्ट होगा, ज्ञान कौर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, कोई बिल मनी बिल है या नहीं किसके द्वारा निर्धारित होता है। तो ऑप्शन है आप देखिए, ए है प्रधानमंत्री, बी है वित्त मंत्री, सी है प्रेसिडेंट, डी है लोकसभा के अध्यक्ष। तो ऑप्शन यहाँ पे जो डी होगा वो करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूची 10वीं अनुसूची के तहत निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, बी है CJI, सी है प्राइम मिनिस्टर और डी है हाउसेस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे जो डी है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस धारा के तहत पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसी आरोपी को गिरफ्तार कर सकते हैं? तो ऑप्शन यहाँ पे जो बी होगा सेक्शन 41 ये करेक्ट होगा, आप सब इसको जानते होंगे। नेक्स्ट 18वां नंबर क्वेश्चन है, क्रिमिनल प्रोसीजर यानी CRPC के तहत निम्नलिखित में से कौन सी अदालत हत्या के मामले की ट्राई कर सकती है? तो ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए, ए है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, बी है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और सी है कोर्ट ऑफ सेशन और डी है नन ऑफ दी अबव। तो ऑप्शन सी जो करेक्ट होगा यहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, यह कंपनी के आंतरिक प्रबंधन और मामलों से संबंधित है। तो कौन सा संबंधित है? ऑप्शन देखिए, ए है सूची पत्र, बी है एसोसिएशन का अनुच्छेद, सी है एसोसिएशन का मेमोरेंडम और डी है डिबेंचर। तो ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट कब अधिनियमित किया गया था? तो ऑप्शन जो ए होगा 1991 ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट किसके तहत अनिवार्य है? तो ऑप्शन ए है एयरफोर्स, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट और बी है एयर एक्ट, सी है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और डी है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तो ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 के तहत क्या दायित्व है? तो ऑप्शन है ए स्ट्रिक्ट लिएबिलिटी कठोर दायित्व, बी है उपनियुक्त दायित्व, सी है बोथ और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट होगा। चलिए 23वां प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 23 है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के उद्देश्य हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सार्वजनिक उद्देश्यों और कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण के कानून में संशोधन करने का एक अधिनियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिम विवाह अधिनियम 1939 के विघटन के तहत एक मुस्लिम पत्नी विवाह विच्छेद की मांग कर सकती है यदि उसका पति कितने साल तक वैवाहिक दायित्व निभाने में विफल रहता है? तो ये ऑप्शन बी जो होगा 3 ईयर्स ये करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 25, क्यूरेटिव याचिका की अवधारणा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस मामले में पेश की गई थी? तो ऑप्शन देखिए, ए है रूपा अशोक हुरा वर्सेज अशोक हुरा, बी है MC मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, सी है कृष्णा स्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया और डी है शीला बरसे वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन जो ए होगा रूपा अशोक हुरा वर्सेज अशोक हुरा ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26, राइट टू फेयर लीगल एड को भारतीय संविधान के अधिनियम 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में किस मामले में मान्यता दी गई थी? तो ऑप्शन देखिए, ए है हुस्ने आरा खातून बनाम बिहार राज्य, बी है MH हॉस्कोट वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, सी है मधु मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया और डी है रुदल शाह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी होगा MH हॉस्कोट वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 27, CRPC के निम्नलिखित में से कौन सी धारा अनियमितताओं से संबंधित है जो कार्यवाही शुरू करती है? तो ऑप्शन ए है 460 सेक्शन 460, बी है सेक्शन 461, सी है सेक्शन 462 और डी है सेक्शन 468। तो ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से क्या डिक्री का एक अनिवार्य तत्व नहीं है? तो ऑप्शन ए है पार्टियों के अधिकारों का विशिष्ट निर्धारण, बी है निर्णादेश की औपचारिक अभिव्यक्ति, सी है एक विज्ञापन जिसमें एक अपील एक आर्डर से मिली अपील के रूप में निहित है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। हाँ, अगला क्वेश्चन 29, भारत में आवासिक शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए है पार्लियामेंट, बी है स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य विधानसभाएं, सी है प्रेसिडेंट और डी है बोथ ए एंड बी। तो ऑप्शन जो ए होगा ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे, आईपीसी के प्रावधान के तहत अपराधियों को क्या दंड देय है? तो ऑप्शन देखिए, ए है मृत्युदंड और आजीवन कारावास, बी है कठोर कारावास और साधारण कारावास, सी है संपत्ति जब्ती और जुर्माना, डी है उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन यहाँ पे जो डी होगा सभी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागथेम इस नियम निम्नलिखित के कानून का आधार बनाते हैं? तो ऑप्शन ए है इन्फेंसी, बी है इंसैनिटी यानी पागलपन, सी है तथ्य की अज्ञानता और डी है गलती यानी मिस्टेक। तो ऑप्शन जो बी होगा ये करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 32, निम्नलिखित में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एक इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन वह है जिसमें भारत के बाहर आर्बिट्रेशन की अपनी न्यायिक या कानूनी सीट है? तो इसका जो ऑप्शन होगा भारत एल्युमिनियम कंपनी वर्सेस कैसर एल्युमिनियम टेक्निकल सर्विसेज यानी कि बी जो होगा वो करेक्ट होगा। तो ये सब जो केस ला हैं इनको आपको रटना है कि कौन केस ला किससे संबंधित है। तो ये जब तक आप रटेंगे नहीं तब तक आपको जो है ये आएगा नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा कानून राजगामी होने पर लागू होता है? तो सेक्शन 25, 26, 27, 29। तो यहाँ पे जो 29 है सेक्शन यही लागू होता है। अगला क्वेश्चन है कि असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम और हैश फंक्शन के उपयोग से प्रभावित होने वाले प्रमाणीकरण को निम्नानुसार जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है पब्लिक की, बी है प्राइवेट की, सी है डिजिटल सिग्नेचर और डी है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। तो ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, धारा 66F के तहत साइबर आतंकवाद के लिए क्या सज़ा दंडनीय होगी? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 3 साल तक का कारावास और जुर्माना जो 2 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं हो सकता है या दोनों, बी है कारावास जिसमें 7 साल तक की सज़ा हो सकती है और जुर्माना भी देना होगा बी, और सी है कारावास जो आजीवन कारावास तक हो सकता है। तो यहाँ पे सी जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सेक्शन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की धारा 2J के संदर्भ में इंडस्ट्री का क्या मतलब है? तो ऑप्शन देखिए, यहाँ पे फर्स्ट है बिजनेस ट्रेड अंडरटेकिंग, दूसरा है निर्माण या नियोक्ताओं को बुलाना, तीसरा है किसी भी तरह की कॉलिंग सेवा रोजगार हस्तकला शामिल है, चौथा है काम करने वालों का औद्योगिक व्यवसाय। तो यहाँ पे ये चारों ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित कथनों में से एक सत्य नहीं है, वह कौन सा है? तो एक सह अभियुक्त द्वारा अन्य सह अभियुक्त को आरोपित करने की स्वीकारोक्ति सिद्ध होगी। तो यही जो है सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, काश्मीरा सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ MP किस विषय का एक प्रमुख मामला है? तो ऑप्शन ए है डाइंग डिक्लेरेशन यानी मरने की घोषणा,
बी है एडमिशन, सी है पुलिस अफसर के पास की गई स्वीकारोक्ति, और डी है एक सह अभियुक्त की स्वीकारोक्ति यानी कन्फेशन ऑफ को एक्यूज्ड। तो ये जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट होगा। तो ये सारे केस लॉ जो है आपको आने चाहिए, याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। भारत में सर जेम्स विल्सन द्वारा किस वर्ष में आयकर पेश किया गया था? तो ऑप्शन जो सी होगा 1860 ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जेसी शाह ने किस मामले में शक्ति का उपयोग करदाता के अधिकारों, गोपनीयता और स्वतंत्रता पर एक गंभीर आक्रमण किया है? शक्ति को केवल कानून के अनुसार और केवल उसी उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए जिस उद्देश्य के लिए कानून इसे अधिकृत करता है। तो ITO बनाम सेठ ब्रदर्स के मामले में जस्टिस जेसी शाह ने ये बातें कही थी। तो ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 41। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जो कथन सत्य है उसी को हम लोग जान लेते हैं, असत्य कथन को क्यों जाने। तो यहाँ पे जो 4, 2 दोनों करेक्ट है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए 2 में क्या लिखा है, बहुमत प्राप्त करने पर माइनर के कॉन्ट्रैक्ट की पुष्टि की जानी चाहिए, तो ये भी सही है। और चौथा ऑप्शन जो है नाबालिग माइनर के कॉन्ट्रैक्ट के तहत उत्तरदायी नहीं है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 42। निम्नलिखित में से क्या न्यायालय के एडवोकेट का कर्तव्य नहीं है? तो ऑप्शन ए है साक्ष्य अधिनियम की धारा 126 का उल्लंघन नहीं करना, बी है उस कार्यकारी समिति और संगठन की ओर से पेश नहीं होना चाहिए जिसका वो खुद एक सदस्य है, और सी है न्यायालय, ट्रिब्यूनल या प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होना जिसमें उसका निकट संबंध सदस्य है, और डी है न्यायालय के समक्ष किसी मामले की प्रस्तुति के दौरान गरिमा और स्वाभिमान के साथ आचरण करना और न्यायालय के समक्ष कार्य करना। तो ऑप्शन यहाँ पे जो ए है वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43। विच ऑफ द फॉलोइंग, बार काउंसिल नियम के भाग 6 के अध्याय 2 के निम्नलिखित नियमों में से कौन सा क्लाइंट, अब ये पेज उल्टा हो गया है यहाँ पे, वन सेकेंड, चलिए इसको छोड़ते हैं, नेक्स्ट पेज को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ पे हम लोग देखते हैं। 56 है कि हिंदू रखरखाव और दत्तक ग्रहण अधिनियम 1956 के तहत दोनों में से कौन सी परिस्थितियों में एक आश्रित एक संपत्ति के एक ट्रांसफरी के खिलाफ रखरखाव के अपने अधिकार को लागू कर सकता है जिसमें से उसे रखरखाव प्राप्त करने का अधिकार है? तो ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए, ए है केवल जब ट्रांसफरी को ऐसे अधिकार का नोटिस है, बी है केवल जब ट्रांसफ़र ऐच्छिक है, सी है बोथ ए एंड बी, और डी है कोई नहीं। तो सी यहाँ पे करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57। निम्नलिखित न्यायालयों न्यायाधिकरणों में से कौन सा एक जनहित याचिका को ग्रहण नहीं कर सकता है? तो ऑप्शन देखिए, ए है सुप्रीम कोर्ट, बी है हाई कोर्ट, सी है कैट यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, और डी है कोई नहीं। तो यहाँ पे सी जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 कब प्रभावी हुआ? तो ऑप्शन देखिए, ए है 24 अगस्त 1986, बी है 15 अप्रैल 1986, सी है 24 मई 1986, और डी है 24 दिसंबर 1986। तो इस बात को आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का निम्नलिखित में से कौन सा खंड उपभोक्ता शब्द को परिभाषित करता है? तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए, पहला है सेक्शन 2 फर्स्ट ए, दूसरा है सेक्शन 2 फर्स्ट बी, तीसरा है सेक्शन 2 फर्स्ट सी और लास्ट डी है सेक्शन 2 फर्स्ट डी। तो ये करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, ऑफ टैक्सेशन का सिद्धांत की कानूनी अधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जाएगा या एकत्र किया जाएगा किसके अंतर्गत निहित है? तो ऑप्शन देखिए, ए है संविधान का अनुच्छेद 265, तो यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 61, आयकर अधिनियम की किस धारा के तहत अन्य व्यक्तियों की आयकर निर्धारित की कुल आय में शामिल है? तो सेक्शन देखिए 56 से 58, सेक्शन बी है 139 से 147, सेक्शन सी है 246 से 262 और सेक्शन डी है 60 से 65। तो यही करेक्ट होगा सेक्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था मार्च 1894 के पहले दिन। इसको भी आपको रटना है, याद करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कौन सी सजा सेशन कोर्ट सुना सकता है? तो ऑप्शन ए है मौत की सजा, बी है कठोर कारावास, सी है साधारण कारावास और डी है कानून द्वारा अधिकृत कोई भी सजा, लेकिन मौत की सजा की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा की जानी चाहिए। तो ये ऑप्शन जो डी है यही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 64, निम्नलिखित में से कौन सा किसी विदेशी जजमेंट के लिए आवश्यक नहीं है? तो ऑप्शन ए है इसे केस की मेरिट पर दिया जाना चाहिए, बी है सक्षम न्यायालय द्वारा इसे दिया जाना चाहिए, सी है यह धोखाधड़ी द्वारा प्राप्त नहीं किया गया और डी है यह दुश्मन देश के अदालत द्वारा है। तो ऑप्शन जो यहाँ पे डी होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, माइनर्स और अनसाउंड माइंड के हितों की रक्षा के लिए कौन सा आर्डर विशेष रूप से लागू किया गया है? तो आर्डर 32 जो है माइनर्स और अनसाउंड माइंड के हितों की रक्षा के लिए लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, सीपीसी का कौन सा आर्डर एक अदालत में वाद विवाद को संचालित करने वाले साधारण नियमों का पालन करता है? तो आर्डर 6 ये जो है ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 67, उच्च न्यायालय द्वारा तैयार कानून पर महत्वपूर्ण प्रश्न। न्यायालय, एक मिनट मैं ऑप्शन ही पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन है धारा 100 के तहत दूसरी अपील कहाँ लागू है? तो ऑप्शन है उच्च न्यायालय द्वारा तैयार कानून पर महत्वपूर्ण प्रश्न, ये करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है रिट ऑफ सर्टियोरेरी किसके विरुद्ध जारी किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए है जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज के खिलाफ। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में यह माना कि सरकारी या निजी चिकित्सा पेशे के प्रत्येक सदस्य का यह स्थायी दायित्व है कि प्रत्येक घायल व्यक्ति को बिना प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं के तुरंत चिकित्सा सहायता देना चाहिए। तो ये जो है परमानंद कटारा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई को किस मामले में एक स्वतंत्र पक्षकार बनाने के लिए निर्देश जारी किया ताकि वह अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सके और सार्वजनिक जीवन व उच्च स्थानों पर अपराधों और भ्रष्टाचारों की जांच कर सके। तो ऑप्शन यहाँ पे जो
डी है विंसेंट नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन यह है कि अगर यह साबित हो जाता है कि एक आदमी के बारे में के लिए नहीं सुना गया है, उनके द्वारा जो स्वाभाविक रूप से उसके बारे में सुनते यदि वह जीवित होता तो भारतीय एविडेंस एक्ट की धारा 108 के तहत यह अनुमान किया जाएगा कि वह मर चुका है। तो वह जो ड्यूरेशन होना चाहिए वो 7 वर्ष की होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक मूक गवाह ने खुली अदालत में लिखित रूप से अपना साक्ष्य दिया, ऐसे सबूतों को माना जाएगा ओरल एविडेंस, मौखिक साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य, अप्रधान साक्ष्य, प्रधान साक्ष्य। तो ऑप्शन जो यहाँ पे ए होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक दस्तावेज नहीं है। तो ऑप्शन देखिए, बैंक के खाते, बी है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, और सी है उच्च न्यायालय का निर्णय, और डी है रजिस्टर्ड सेल डीड। तो ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्मचारी की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करना किस अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, सी जो है फैक्ट्रीज एक्ट 1948, ये करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 75 है, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि क्या शिक्षक मजदूर नहीं है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए है धरगंधरा केमिकल वर्क लिमिटेड वर्सेज स्टेट ऑफ सौराष्ट्र, और बी है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वर्सेज रामनाथ। तो ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2C के तहत क्लोजर का अर्थ है। तो क्लोजर का अर्थ क्या होता है, कर्म स्थान या उसके किसी भाग का स्थायी बंद होना ही क्लोजर कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मामले की पेंडेंसी के दौरान एक रेफरेंस दिया जा सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए, अधीनस्थ न्यायालय कानून के एक प्रश्न पर सुझाव के लिए मामले को उच्च न्यायालय को रेफर कर सकता है। तो यही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक व्यक्ति फैसले की समीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है जब, कब आवेदन कर सकता है, वह एक डिक्री आर्डर से दुखी है जिसमें से अपील की अनुमति है लेकिन किसी अपील को प्रधानता नहीं दी गई है। वह उस डिक्री या आर्डर से दुखी है जिसमें कोई अपील की अनुमति नहीं है। और सी है, वह छोटे मामलों के न्यायालय से एक रेफरेंस पर हुए निर्णय से व्यथित है। और 9 डी है ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे जो डी होगा वो करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द एबव यानी सभी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक विदेशी पुरस्कार है। तो ऑप्शन देखिए, आर्बिट्रेशन का एक पुरस्कार जहां कम से कम एक पार्टी गैर भारतीय है। दूसरा है फॉरेन सीटेड आर्बिट्रेशन में पास पुरस्कार। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि यदि कोई पुरुष किसी ऐसी लड़की से शादी करता है जो उसके साथ निषिद्ध रिश्ते में है और उनके रिवाज इस तरह के विवाह की अनुमति नहीं देती है, तो इस तरह के व्यक्ति को कैसे दंडित किया जाएगा। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दिया है हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 17 के तहत, बी है हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 18A के तहत, सी है हिंदू विवाह अधिनियम के धारा 18B की तहत। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह अधिनियम का कौन सी धारा यह निश्चित करती है कि एक व्यर्थ विवाह से पैदा बच्चा वैध होगा। तो ऑप्शन जो यहाँ पे ए होगा, सेक्शन 11
करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के तहत दीवानी और आपराधिक मामलों में प्रासंगिक नहीं है? तो ऑप्शन बी अटेम्प्ट जो है ये करेक्ट होगा। बांटना यानी BATNA का अर्थ है, तो BATNA का अर्थ आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेक्शन 9 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलिएशन एक्ट किससे संबंधित है? तो ऑप्शन देखिए, ए है उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए अंतरिम उपाय, तो यही करेक्ट है। और 84 नंबर का क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि बटना यानी BATNA का फुल फॉर्म क्या होता है। मैं देखता हूँ कितने लोग इसको जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश से भारत के संविधान ने पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू का अनुकरण किया है? तो ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा, USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है 87, आपातकाल की घोषणा के दौरान भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को स्थगित नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन बी होगा 20, 21 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि बातचीत लायक नहीं है के प्रभाव का किस धारा में उल्लेख किया गया है? तो ये सेक्शन 130 में उल्लेख इसका किया गया है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, सेक्शन 16 NI एक्ट की धारा 16 जो है, NI यानी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 16 परिभाषित करती है। तो ये जो है इन फुल और इन ब्लैंक समर्थन को जो है परिभाषित करती है। अगला क्वेश्चन है कि CRPC की किस धारा के अनुसार पुलिस अफसर को यह दायित्व पालन करना पड़ता है कि वो आरोपी को जमानत के अधिकार के बारे में सूचित करे? तो ये सेक्शन 50 हर कोई जानता है। अगला क्वेश्चन है 91, किस परिस्थिति में अदालत फरार व्यक्ति की संपत्ति की जब्ती के लिए आदेश जारी कर सकती है? तो इसको भी आप लोग सब लोग जानते होंगे। ये इसमें चारों ऑप्शन करेक्ट है। पहला ऑप्शन है, वह व्यक्ति जिसके बारे में उद्घोषणा जारी की जाती है वो उसकी संपत्ति को व्यवस्थित करने वाला होता है। बी है, वह व्यक्ति जिसके बारे में उद्घोषणा जारी की जाती है वो उसकी संपत्ति के किसी भी हिस्से को व्यवस्थित करने वाला होता है। सी है, वह व्यक्ति जिसके बारे में उद्घोषणा की जाती है वह न्यायालय के स्थानीय अधिकार क्षेत्र में अपनी संपत्ति का पूरा या कोई भी हिस्सा निकालने वाला होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा, यानी कि सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनहेरेंट पावर अंडर सेक्शन 482 CRPC कैन बी एक्सरसाइज बाई? तो ये सब लोग जानते हैं, हाई कोर्ट के द्वारा एक्सरसाइज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 93 का। 93 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। लैटिन मैक्सिम उबी जस ईबी रेमेडियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जहाँ अधिकार है वहाँ उपाय है, इसका यही मतलब होता है। तो ये लैटिन जो मैगज़ीम है इन सबको आपको याद रखना होगा। ये पहला मैगज़ीम हम लोग के सामने आया है। बहुत सारे ऐसे मैगज़ीम हैं जो हर बार AIB एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो मैगज़ीम आपको आने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे एक और मैगज़ीम आ गया है। द लैटिन वर्ड इंजूरिया साइन डैमनम लिटरली मीन्स, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो यहाँ देख लीजिए, ऑप्शन ए है नुकसान किए बिना कानूनी अधिकार का उल्लंघन, यानी इंट्रिंगमेंट ऑफ लीगल राइट विदाउट डैमेजेस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 95 है, मांगों से संबंधित प्रावधान मोटर वाहन अधिनियम के किस सेक्शन के तहत दिया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पे ए है, सेक्शन 165 से 175 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 100 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है। जनहित याचिका निम्नलिखित में से किस आवश्यकता की छूट है? तो ऑप्शन यहाँ पे जो बी है, लोकस स्टैंडी, ये करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मामला जनहित याचिका का मामला नहीं है? केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये जनहित याचिका का मामला नहीं है, सब लोग जानते हैं और इस केस को हर कोई जानता है। अगला क्वेश्चन है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से क्या एक सीनियर एडवोकेट द्वारा किया जा सकता है?
तो इसको भी आपको जानना चाहिए। एडवोकेट के निर्देश पर ग्राहक की ओर से रियायतें दे। पहला ऑप्शन है जूनियर एडवोकेट के निर्देश पर ग्राहक की ओर से रियायत दे। बी है एक प्लीडिंग ड्राफ्ट करने के निर्देश स्वीकार करे। सी है ग्राहक से सीधे निर्देश ग्रहण करे। तो ऑप्शन यहाँ पे जो ए होगा वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है मिसने प्रॉफिट्स ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स। तो ये भी एक तरह का मैक्सिम है, इसको आपको जानना चाहिए। तो इसका जो अर्थ होगा वहाँ पे आप देख सकते हैं ए बी सी डी। चलिए अगला क्वेश्चन 100। निम्नलिखित में से कौन एक कानूनी प्रतिनिधि नहीं है। तो क्रेडिएटर यानी ऋणदाता जो है एक कानूनी प्रतिनिधि नहीं होता है। तो मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछा था। 84 नंबर का शायद क्वेश्चन था, बांटना BATANA का फुल फॉर्म आपको बताना था। और 99 नंबर का जो क्वेश्चन है, जो मैक्सिम है, जिसमें संपत्ति के मिजने प्रॉफिट का अर्थ पूछा गया है, इसको भी आपको बताना है। तो 2 क्वेश्चन आपके हवाले कर रहा हूँ। उम्मीद करूँगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे भी। तो ऐसे ही आप लोग जो है AIB से संबंधित जो प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा। आपके रिस्पांस के ऊपर रहेगा कि आगे इस संबंध में वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।